नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्री एक्सपर्ट आसिन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे पादप वृद्धि नियंत्रक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। दोस्तों जिस तरह पौधों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उसी तरह कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की आवश्यकता होती है। हालांकि आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है, लेकिन ये अपनी कम मात्रा के बावजूद भी पौधों के वृद्धि पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं। तो अगर हम बात करें पादप वृद्धि नियंत्रक या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होते हैं, तो वह सभी कार्बनिक रसायन जो पादप वृद्धि को प्रभावित करते हैं, पादप वृद्धि नियंत्रक की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों बात करें कि दो टर्म्स मैंने यहाँ लिख रखी है, एक होता है पादप हार्मोन, दूसरा होता है वृद्धि नियंत्रक। अगर ऐसा कोई कार्बनिक रसायन जो केवल प्राकृतिक रूप से बन रहा हो, ऐसा कोई ग्रोथ रेगुलेटर जो केवल प्राकृतिक रूप से निर्माण हो रहा हो पौधे में, उसे हम पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन कहते हैं। लेकिन अगर ऐसे कोई रसायन जिनका प्राकृतिक रूप से भी निर्माण हो रहा हो और जिनका कृत्रिम रूप से भी हम कारखानों में निर्माण कर सकते हैं, अगर दोनों तरह से निर्माण हो रहा है तो वो वृद्धि नियंत्रक की श्रेणी में आते हैं। दोनों में क्लियर है। अगर प्लांट हार्मोन की बात करेंगे, केवल प्राकृतिक रूप से इसका निर्माण पौधों में ही हो रहा है, हम बाहर फैक्ट्रीज में इसका निर्माण नहीं कर सकते। अगर दूसरी बात हम करें वृद्धि नियंत्रक की, तो यहाँ पे क्या होगा, प्राकृतिक और कृत्रिम रूप दोनों से निर्माण हो रहा है, यानी पौधे में भी निर्माण होगा और आपका कारखानों में कंपनी भी इसका निर्माण कर सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें पादप वृद्धि नियंत्रकों के वर्गीकरण की, तो मुख्यतः इनको तीन भागों में बांटा जाता है। अगर हम पहले भाग की बात करें, वृद्धि कारक, नाम बता रहा है, ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो क्या करते हो, वृद्धि करते हो। ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो क्या करते हो, वृद्धि करते हो या पादप की ग्रोथ में अपना योगदान देते हैं, वृद्धि करते हैं, वृद्धि कारक पादप हार्मोन कहलाते हैं। अब दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है वृद्धि रोधक, यानी ये क्या कर रहे हैं, वृद्धि को रोक रहे हैं। अब दोस्तों हमने कहीं ऐसा नहीं पढ़ा या कहीं हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारी फसल की वृद्धि रुक जाए। ऐसा कभी किसी किसान ने या किसी व्यक्ति ने नहीं सोचा कि मेरी फसल की क्या हो, वृद्धि रुक जाए। तो क्यों हमें पढ़ने की आवश्यकता है? दो जगह हमें आवश्यकता पड़ती है। पहली अगर हम बात करें प्याज की, तो प्याज को आपने पता होगा भंडारण में सबसे बड़ी समस्या है प्याज का अंकुरण होना। प्याज जब भंडारण में रहता है तो उसका अंकुरण हो जाता है और ये सबसे बड़ी समस्या है। इस अंकुरण को रोकने के लिए एक पादप हार्मोन का उपयोग लिया जाता है, और वो कौन सा है, मैलिक हाइड्रोजाइड, जिसे हम एमएच के नाम से जानते हैं, पहला उपयोग यहाँ पे। दूसरा एब्सिसिक एसिड का उपयोग करते हैं, इसे तनाव हार्मोन कहा जाता है। जिन स्थानों पर वर्षा कम है, पानी की कमी है, उन स्थानों पर हम एब्सिसिक एसिड के उपयोग से फसल को बचा सकते हैं, तनाव हार्मोन कहा जाता है। तो इस तरह उपयोग वृद्धि रोधक का किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे दूसरे प्रकार वृद्धि रोधक की। अब हम बात करेंगे पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के तीसरे प्रकार। और तीसरा प्रकार किस प्रकार का होता है, फल पकाने वाले होते हैं। और फल पकाने में आपने पढ़ा है ऐसे फल जो कच्चे ही तोड़े जाते हैं, हम पढ़ेंगे उनके बारे में भी आगे। उनको पकाने के लिए हम निम्न दो रसायनों का उपयोग करते हैं, इथाइलिन, इथेफॉन, और ये गैसियस फॉर्म में अपना कार्य करते हैं। किस फॉर्म में अपना कार्य करते हैं, गैसियस फॉर्म में अपना कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये मुख्य हो गया इनके उदाहरण। अब हम बात करेंगे दोस्तों वर्गीकरण के बाद हम बात करेंगे वृद्धि कारक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में। उसमें पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बात करेंगे हम। दोस्तों पहला और सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, पीजीआर है, वो ऑक्सीन कहलाता है। अब दोस्तों जहाँ तक ऑक्सीन की बात आती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑक्सीन रसायनों को सबसे पहले ऑक्सीन कहा किसने,
तो एक वैज्ञानिक थे FW वेंट नामक वैज्ञानिक ने ऑक्सीजन को सबसे पहले ऑक्सीजन कहा। अब दूसरी बात करें दोस्तों, ऑक्सीजन का निर्माण पादप में कहाँ होता है, तो नई पत्तियों में इसका निर्माण होता है, इसीलिए इसे शीर्ष कलिका प्रभुत्व वाला रसायन या एपिकल बड डोमिनेंस कहा जाता है। एपिकल बड डोमिनेंस क्वेश्चन पूछा जाता है, एपिकल बड डोमिनेंस किस रसायन में पाई जाती है, किस रसायन के कारण पाई जाती है, तो ऑक्सीजन के कारण शीर्ष कलिका प्रभुत्वता पाई जाती है। उसके बाद हम बात करें ऑक्सीजन के कार्यों की, तो मुख्यतः क्या क्या कार्य हैं, आप अगर बात करें तो इसका जो मुख्य कार्य है वो पुष्प और फलों को जड़ने से रोकना, जड़ निर्माण करना और खरपतवार नियंत्रण करना। अब ये बात आई, ये वर्ड आया, ये आया क्यों है, आगे हम बात करेंगे इसकी। इसके निर्माण के आधार पर ऑक्सीजन को दो भागों में बांटा गया दोस्तों। अगर ऑक्सीजन का निर्माण प्राकृतिक रूप से हो रहा है तो ऐसे में हम उसे प्राकृतिक भाग में डालेंगे, और जिनका अप्राकृतिक या संश्लेषण से इसका निर्माण हो रहा है उसे हम संश्लेषित हार्मोन या संश्लेषित ऑक्सीजन की श्रेणी में डालेंगे। अब हम बात करें प्राकृतिक ऑक्सीजन के बारे में, तो प्राकृतिक ऑक्सीजन के अगर उदाहरण की बात करें तो पहला उदाहरण है इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड या अम्ल, IAA के नाम से ये हार्मोन काम में आता है। दूसरा अगर हम उदाहरण की बात करें IBA, इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है, IBA को और क्या कहा जाता है, तो दोस्तों इसे रूटिंग हार्मोन कहा जाता है, जड़ निर्माण करता है, इसीलिए इस हार्मोन को कौन सा हार्मोन कहा जाता है, जड़ निर्माण वाला हार्मोन, या इसी को रूटिंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से बनता है कि IBA का व्यापारिक नाम क्या है, या ये मार्केट में किस नाम से मिलता है, तो याद रखने के लिए सहूलियत होगी, रूट बनाने के लिए काम में आता है, इसीलिए इसका जो व्यापारिक नाम है वो क्या है, रूटेक्स नाम से मिलता है। व्यापारिक नाम अगर पूछ ले कि IBA का व्यापारिक नाम क्या है, रूटेक्स नाम से ये मार्केट में मिलता है, रूट बनाने के काम में आता है ये हार्मोन, इसीलिए इसको रूटिंग हार्मोन कहते हैं। और किसको कहते हैं, तो इंडोल ब्यूटायरिक एसिड को रूटिंग हार्मोन कहा जाता है। ये ऑक्सीजन का एक उदाहरण या प्रकार है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें दोस्तों अप्राकृतिक रूप से या जिनका संश्लेषण किया जाता है, पहला उदाहरण है NAA, और अगर हम इसके फुल फॉर्म या पूरे नाम की बात करें अल्फा नेप्थलिक एसिटिक अम्ल सबसे ज्यादा उपयोग में होता है दोस्तों, और ये फूल एवं फलों को जड़ने से रोकने के काम में आता है, और मार्केट में ये प्लानोफिक्स के नाम से मिलता है। प्लानोफिक्स के नाम से कौन सा रसायन मिलता है, तो NAA मिलता है। NAA का व्यापारिक नाम क्या है, तो प्लानोफिक्स है। ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगली बात करें दोस्तों हम 2,4-D की, तो वैसे तो हम पढ़ते हैं इसे किसमें, शाकनाशी में, क्या है ये, खरपतवार नियंत्रण के काम में आता है, लेकिन 2,4-D का उपयोग हम एज वर्तिकारक के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में करते हैं, कहां तक, 20 ppm से कम। ये ध्यान रखना दोस्तों, अभी हम थोड़ी देर बाद में ppm को क्लियर करेंगे। 20 ppm से अगर सांद्रता कम है तो 2,4-D क्या होगा, आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होगा। लेकिन अगर आपने 20 ppm से अधिक कर दिया, 20 ppm से अगर अधिक सांद्रता कर दी, तो फिर आपका जो 2,4-D है वो खरपतवार नाशी के रूप में काम करेगा। अगर 20 ppm से कम तो PGR, 20 ppm से ज्यादा खरपतवार नाशी। ये क्लियर रखना दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने ppm से कम पर 2,4-D प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के समान कार्य करता है, तो 20 ppm से कम। अब दोस्तों हम इसके फुल फॉर्म की बात कर लें, बहुत बार ये भी पूछा हुआ है, 2,4-डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल।
ये मुख्य 4 प्राकृतिक और अप्राकृतिक रूप के ऑक्सीजन होते हैं दोस्तों। पहला इंडोल एसिटिक एसिड, दूसरा इंडोल ब्यूटारिक एसिड जिसको रूटिंग हार्मोन कहते हैं, जड़ बनाने के निर्माण में काम आता है, इसीलिए इसका व्यापारिक नाम हमें याद रखना है, रूटेक्स नाम से मिलता है। अप्राकृतिक में NA अल्फा नेप्थोलिक एसिटिक एसिड, और मार्केट में या व्यापारिक नाम इसका क्या है दोस्तों, प्लानोफिक्स नाम से ये मिलता है। और इससे से इसका कार्य भी याद रख लेना दोस्तों, ये फूल एवं फलों को पौधों से फिक्स करने का कार्य करता है, टूटने नहीं देता है, जड़ने नहीं देता है, प्लानोफिक्स, इसीलिए इसके नाम प्लानोफिक्स पड़ा, या प्लानोफिक्स नाम इसका व्यापारिक नाम मिलता है। अगली बात करें दोस्तों हम 2,4-D की, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये 20 ppm से कम तक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। वहीं अगर हम बात करें खरपतवारनाशी के रूप में ये कब कार्य करता है, तो 20 ppm से अधिक होने पर ये खरपतवारनाशी के रूप में कार्य करता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले वृद्धि कारक साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड के बारे में। ये जो ऑक्सीजन की जानकारी उसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद हम अगला साइटोकाइनिन के बारे में डिस्कस करेंगे। वृद्धि कारक में ऑक्सीजन के बाद साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में, तो जहां तक साइटोकाइनिन की बात की जाए 1963 में लेथाम नामक वैज्ञानिक ने इस हार्मोन को साइटोकाइनिन नाम दिया। और हम कार्य की बात करें, साइटोकाइनिन क्या कार्य करता है पौधे में, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। जिब्रेलिन जो है वो कोशिका का लंबवत आकार बढ़ाता है, जबकि साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में उपयोगी है। तो अगर साइटोकाइनिन के लिए पूछा जाए कि क्या कार्य करता है, तो कोशिका विभाजन में जो हार्मोन कार्य करता है वो साइटोकाइनिन करता है। उसके बाद क्या करता है, तो सुषुप्त अवस्था को समाप्त करता है, डोरमेंसी को खत्म करने के लिए साइटोकाइनिन का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है दोस्तों इसके उदाहरण की, तो काइनेटिन और जिएटिन साइटोकाइनिन के उदाहरण माने जाते हैं। अगली बात करें हम जिब्रेलिन की, तो दोस्तों हम जिब्रेलिन की बात करें तो पूछा जाता है सर्वप्रथम जिब्रेलिन को कहां से अलग किया गया, किसने अलग किया। यासुता और सोमेकी नामक वैज्ञानिक या प्लांट वैज्ञानिकों ने 1938 में धान के बकाने रोग से इस हार्मोन को अलग किया और इसके उपयोग को जिब्रेलिन की हम बात कर रहे थे दोस्तों। जिब्रेलिन की अगर हम बात करें, वृद्धि कारक में अगला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जिब्रेलिन। और जिब्रेलिन को पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने पृथक किया था, कहां से पृथक किया था, तो यासुता और सोमेकी नामक पादप वैज्ञानिकों ने 1938 में धान के बकाने रोग से पृथक किया था। वर्तमान में जिब्रेलिन के 92 प्रकार पाए जाते हैं, जिन्हें GA1 से लेकर GA92 तक इनके उदाहरण माने जाते हैं। लेकिन सर्वाधिक उपयोग में जो आता है वो GA3 आता है, जिसे हम जिब्रेलिक एसिड 3 के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक उपयोग में यही आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जिब्रेलिन में सर्वाधिक उपयोगी केमिकल या रसायन कौन सा है, GA3। उसके बाद इसके कार्य की बात करें कि ये क्या कार्य करता है, तो ये कोशिका के लंबवत आकार को बढ़ाता है, कोशिका के लंबवत आकार को बढ़ाता है। दूसरी बात करें बीज रहित फल निर्माण में, आजकल कई फल ऐसे आ गए हैं जिनमें बीज नहीं होता, सीडलेस फ्रूट है, तो सीडलेस फ्रूट के निर्माण में जिब्रेलिक एसिड या जिब्रेलिन का महत्वपूर्ण योगदान है। ये थे दोस्तों वृद्धि कारक हार्मोन्स। अब हम बात करेंगे वृद्धि रोधक हार्मोन्स के बारे में, जिनमें पहला पूछा जाता है ABA या एब्सिसिक एसिड इसे कहा जाता है। अगर दोस्तों इसे बात करें तो ये सूखा और तनाव की स्थिति में सर्वाधिक उपयोगी हार्मोन है। किस तरह काम करता है, तो हम बात करेंगे दोस्तों, ये सुषुप्त अवस्था बढ़ाता है। क्या करता है, ये सुषुप्त अवस्था बढ़ाता है। अब ये चीजें देखना, वृद्धि कारक था साइटोकाइनिन, सुषुप्त अवस्था को समाप्त कर रहा था, यानी सुषुप्त अवस्था घटा रहा था। इधर वृद्धि रोधक है
ABA ये सुषुप्त अवस्था को बढ़ाता है। तो थोड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वहां से देखना थोड़ा कंप्लीट इसे कि कौन सा सुषुप्त अवस्था को बढ़ाता है, कौन सा घटाता है। अगला है पादप वृद्धि को रोकता है, क्योंकि सूखे की स्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। तो अगर पादप वृद्धि रुकेगी तभी वो प्लांट सरवाइव कर सकेगा, अदरवाइज अगर वृद्धि ज्यादा से ज्यादा होगी, प्लांट के पत्ते ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, फोटोसिंथेसिस उससे ज्यादा होगा और जिससे प्लांट में पानी की रिक्वायरमेंट अधिक होगी। और अगला जो इसका कार्य है, पर्णरंध्र बंद करने के लिए भी ABA का उपयोग होता है। हम जब शुष्क खेती या एरिड एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो वहां पे पर्णरंध्र बंद करने वाले रसायनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ABA जो है पर्णरंध्र को बंद करने वाला रसायन माना जाता है। सूखे की स्थिति में इस रसायन का महत्वपूर्ण योगदान है। करता क्या है दोस्तों, ये रसायन जब हम प्लांट पे छिड़कते हैं तो ये प्लांट स्टोमेटा या पर्णरंध्र को बंद कर देता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन से होने वाली जन की हानि कम हो जाती है या लगभग नगण्य हो जाती है, जिससे पादप की वृद्धि रुकती है और पादप क्या करता है, सूखे या तनाव की स्थिति में अपने आप को सरवाइव कर सकता है। अब दोस्तों अगर बात की जाए, इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है, तनाव की स्थिति में ये सरवाइव करता है, इसीलिए इस हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है स्ट्रेस हार्मोन निम्न में से किस रसायन को कहते हैं, तो ABA एब्सिसिक एसिड को कहते हैं। होता क्या है दोस्तों, IAA ऑप्शन में होगा, NAA ऑप्शन में होगा, IBA भी होगा और ABA भी होगा। तो कंफ्यूजन जहाँ क्रिएट होता है IBA और ABA में होता है। IBA जो है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड रूटेक्स हार्मोन को कहते हैं, ये रूट निर्माण में उपयोगी है। और ABA जो है वो तनाव हार्मोन कहलाता है, वृद्धि रोधक इसे कहा जाता है। अगले वृद्धि रोधक की बात करें दोस्तों, मेलिक हाइड्रेजाइड या जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में MH के नाम से जानते हैं। अब ये MH के नाम से क्वेश्चन बहुत बार पूछे हुए, कहाँ पूछे हुए, किस तरह, तो आप देखना पहले हम इसके कार्य की बात कर लें कि ये क्या कार्य करता है। तो ये अंकुरण को रोकता है। अब हम बात करें कि अंकुरण को रोकने की कहाँ आवश्यकता पड़ी, एग्रीकल्चर के फील्ड में तो हम बात ये करते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी अंकुरण हो सके, लेकिन कुछ एक परिस्थितियां, जैसे प्याज का भंडारण की सबसे बड़ी समस्या होती है कि प्याज को आप भंडारित करते हैं और प्याज भंडारण में क्या हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में उसका मार्केट रेट जो है वो डाउन हो जाता है। तो प्याज के भंडारण में अंकुरण को रोकने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, मेलिक हाइड्रेजाइड का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसका जो व्यापारिक नाम है वो स्प्राउट स्टॉप के नाम से ये मिलता है। दोस्तों याद करने के लिए बहुत आसान होगा, अंकुरण और अंकुरण को इंग्लिश में बोला जाता है स्प्राउट्स, और स्प्राउट को रोकने वाला स्प्राउट स्टॉप, आप दोनों चीजें याद कर सकते हैं। प्याज के भंडारण को रोकने के लिए कौन सा केमिकल यूज में आता है, MH, और MH को व्यापारिक नाम क्या होगा, स्प्राउट स्टॉप, अंकुरण रोकने वाला। तो ये था दोस्तों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में। मुख्य पादप वृद्धि कारक हो गए, उसके बाद वृद्धि रोधक हो गए। अब फल पकाने वाले हार्मोन्स में ज्यादा कुछ है नहीं दोस्तों। पूछा जाए कि निम्न में से कौन से रसायन फल पकाने में उपयोग में आते हैं, तो इथेलिन, इथाइलिन या इथेफोन, इथाइलिन या इथेफोन का उपयोग फल पकाने के रूप में काम में आता है। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे PPM के बारे में, क्योंकि पादप वृद्धि नियंत्रक हमने पढ़े सब जगह, प्लांट पार्ट पर मिलियन की बात आती है, PPM में इनकी सांद्रता आती है। तो क्या PPM होता है, और कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 500 PPM को परसेंट में बदलिए या इतने परसेंट को PPM में बदलिए, तो उसका क्या फॉर्मूला है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। ये पार्ट पर मिलियन, हिंदी में कहा जाए प्रति 10 लाख भाग, प्रति 10 लाख भाग। अब दोस्तों इसके डेफिनेशन या इसे समझने की अगर हम बात करें सीधे सीधे शब्दों में, यदि किसी रसायन की 1 मिलीग्राम मात्रा, किसी रसायन की 1 मिलीग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाया जाता है,
तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका 1 ppm का बनेगा। 1 लीटर पानी में किसी रसायन का 1 मिलीग्राम 1 mg मात्रा को अगर मिला के जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, उस सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो क्या होगी, तो 1 ppm उसकी सांद्रता होती है। अब अगर दोस्तों आप मान लीजिए कि आपको 1 का नहीं बना के 10 ppm का घोल बनाना है, तो आपके उस रसायन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 10 mg पर लीटर। और अगर आप मानिए आपको 500 ppm का बनाना था, तो आपका 500 mg पर लीटर। तो इस तरह आप ppm ज्ञात कर सकते हैं और ppm की सांद्रता के घोल बना सकते हैं। अब कहीं कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि 500 ppm किसी रसायन का लिख दिया कि 500 ppm का रसायन है, वो प्रतिशत में कितना होगा या उसका प्रतिशत निकालिए। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज है दोस्तों। अगर आपको ppm निकालना हो तो प्रतिशत को गुणा कर लीजिए 10,000 से, आपका ppm निकल जाएगा। और आपको प्रतिशत निकालने हो, ppm का भाग दे दीजिए 10,000 में, आपका जो है प्रतिशत निकल जाएगा। अब हमें यहाँ क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क क्या है, प्रतिशत का। ppm कितने दे रखे हैं, 500 भाजक 10,000। अब दोस्तों यहां आंसर आएगा आपका 0.05%। इस 500 ppm वाले सॉल्यूशन की जो सांद्रता है वो 0.05% होगी। अब इसी को दोस्तों अगर हम ppm में बात करें तो प्रतिशत हमारा दे रखा है 0.05, गुणा हम करेंगे इसको 10,000 से, 2 5 और 2 0, ये 500 ppm का सॉल्यूशन बन गया। तो इस तरह दोस्तों इस तरह के जो भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते नहीं है एग्रीकल्चर में, फिर भी अगर एग्रीकल्चर में ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इस तरह इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज छोटा सा वीडियो ppm और ppm के से संबंधित। हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ इसकी बात कर रहे थे और उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।